बात होगी दिन की हर बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष इखलाक खां योगी पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ चुका है। कानपुर में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष इखलाक खां के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर सपा के पूर्व चेयरमैन शादाब खान के नाम भी एफआईआर है। गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद पूरा गांव खाली हो गया है। कानपुर में 4 पुलिस वालों को इस बाबत सस्पेंड भी किया गया है। कानपुर का रहमान योगी के टारगेट पर आ गया है। कानपुर के नादिर कादिर भी योगी के निशाने पर आ गए हैं। इखलाक खान साहब, लाल बाबू, रहमान कुरैशी, रिजवान, राज बाबू और अच्छू का भी हिसाब होगा। रहमान कुरैशी ने वो गुनाह किया है जिसकी माफी योगी के यूपी में नहीं है। यूपी में गोकशी पर बैन है, लेकिन रहमान कुरैशी और उसके साथियों ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गोवंश की हत्या की। लंबे समय से रहमान कुरैशी अवैध स्लॉटर हाउस चला रहा था। स्थानीय लोगों ने खाली पड़े चारदीवारी में गोवंश की हड्डियां देखी और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। जमीन से मलबा हटाया गया तो नीचे गोवंश का ढेर मिला। हे राम, गाय काटने का ढेर लगा यार गाय का। सर को यार गाय की ये देखिए, गाय काट काट के यहाँ पे ढेर लगाया जाता है। हिंदू संगठनों को भी गोकशी की खबर मिली तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। नाराज भीड़ ने बिल्हौर थाने को चारों तरफ से घेर लिया। माहौल काफी खराब हो गया। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर हिंदू संगठन शांत हुए। रहमान और लाल बाबू दो आदमी बस, ये 2 आदमी जाएं, ये 2 आदमी जमा हो, बाकी आप ये नाम आप पर्ची ले लीजिए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी रहमान कुरैशी की फैक्ट्री और प्रॉपर्टी को भी तुरंत सील कर दिया। हालांकि हिंदू संगठनों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका आरोप है कि पहले कई बार थाने में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ गौवंश यहाँ पड़े हुए हैं कुटरा रोड पर, तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। जब मौके पर आए तो देखा कि वाकई में गौवंश थे, सैकड़ों की संख्या में। गोकशी की वारदात सामने आने के बाद पूरा गांव फरार हो गया है। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पीएसी की टीम बुलानी पड़ी। जब तक हालात कंट्रोल नहीं हो जाते तब तक पीएसी का यहां कैंप लगा रहेगा। गोकशी गैंग का मास्टरमाइंड रहमान कुरैशी फरार है। चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश शुरू हो गई है। पुलिस की 10 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। रहमान ज्यादा वक्त तक नहीं बच पाएगा। या तो वो सरेंडर करेगा या यूपी पुलिस ऐसा सबक देगी जो रहमान कुरैशी कभी नहीं भूल पाएगा। कानपुर में रहमान कुरैशी क्या कर रहा था, उसके सबूत ये हैं जिन्हें धुंधला कर दिखाना पड़ रहा है। कानपुर के रहमान ने एक सिस्टम तैयार कर लिया था, फैक्ट्री खोल ली थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के बिल्हौर के उस क्षेत्र में जहां पर गौवंशों के अवशेष मिले हैं। इस समय तो यहां पर जो एरिया है वो सब साफ कर दिया गया है। लगभग 2 ट्रॉली अवशेष थे जो गौवंशों के थे। अगर बात मानी जाए पुलिस की तो उनका ये कहना है कि 200 से 300 जानवरों की यहाँ पर कटान हुई थी। और ये इलाका जो बोला जाता है ये सिंगवानी मंदिर के पास में कब्रिस्तान है जाफर शाह का। यहीं से वो अपने काले धंधे को ऑपरेट कर रहा था। रहमान को योगी सरकार ने खुली वार्निंग दे दी है, अगर सरेंडर नहीं किया तो कुर्की होगी। अभी तो रहमान की फैक्ट्री सील और कुर्की हुई तो करोड़ों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह गोवंश के अवशेष मिले हैं वो बिल्हौर थाने से महज कुछ दूरी पर ही मौजूद है। मौके पर पहुंचे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे, तो तत्काल यहाँ पे हम लोग अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियां हैं और खाले भी हैं।
और यहाँ पर काफी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी काफी इकट्ठा थी। प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज SI प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। गोकशी की इस वारदात से पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। बेलहौर विधानसभा से बीजेपी के विधायक राहुल बच्चा सोनकर घटना स्थल पर पहुंचे और दावा किया कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आज यहाँ पर बेलहौर में बड़े तादाद पर गौवंश के अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हुई। एक लंबी साजिश, एक लंबी योजना के तहत गौमांस का व्यापार किया जा रहा है और जिन लोगों ने इस व्यापार को लगातार जारी रखने का काम किया, जिनने इस घटना को अंजाम दिया और जो लोग इसके समर्थक हैं, चाहे वो जनता के बीच में हो और चाहे शासन और प्रशासन के बीच में, उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज थाने को घेरा है। मैं शासन और प्रशासन दोनों लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अभी इस रात से लेकर के 48 घंटे तक उन लोगों की जिनके नाम इस घटना में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गिरफ्तारी करके उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता भी अगर पड़ती है तो करने के तो चलाया जाए। रहमान कुरैशी और उसके पूरे गैंग की फाइल खुल गई है। हाई लेवल जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में इखलाक, रहमान, रिजवान के पीछे योगी की पुलिस पड़ गई है। अलीगढ़ में अरफान के पत्थरबाज गैंग का इलाज हुआ है। यूपी पुलिस कब करेगी, इसका इंतजार पूरा अलीगढ़ कर रहा है। अलीगढ़ में 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इतने पत्थर चले कि कई घंटों तक लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले। देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या हालात थे। एक पत्थरबाज इरफान है, दूसरा पत्थरबाज शरीफ है, तीसरा पत्थरबाज भूरा है, चौथा पत्थरबाज अरफान है। दिखा शकल दिखा, मार तू मार बिल्ला तेरी देख शकल देख। पत्थर पर पत्थरबाजों का नाम लिखा है। जी देखो लगातार मारे जा रहे हैं, दाई भाई देख लो। बेटा भूरा पुलिस वाहन के पास जावेगा, पुलिस वाहन के पास तेरी गली में जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इरफान एंड कंपनी के पत्थरबाजी के सबूत हैं। देखो जे भैया, देखो जे बना 2-3 देखो जे रही, देखो ईट मार रहे हैं, देखो दाई देखो जे ये जे खूब देख लो, देखो दाई ईट मार रहे हैं। शकल देख लियो भैया, खूब देख लियो शकल इनकी। बात शुरू हुई थी ताश के पत्तों से, फिर पहुंची गुड्डू की दुकान पर और आखिर में विवाद हिंदू मुसलमान हो गया। पत्थरबाजी कितनी तेज है, ये छत पर गिर रहे पत्थरों की आवाज सुनकर समझा जा सकता है। महिलाएं चीख रही हैं, बचने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन पत्थरों की बारिश नहीं रुक रही है। पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। उधर दूसरी तरफ से एक शख्स आरोपियों का वीडियो बनाता रहा, लेकिन पत्थरबाज पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बुरा तेरी का वीडियो बन रही है, तेरी टेंशन मत ले, मारो तुम मारो आराम से। देख गाली दे रहा हूँ भाई, देख लो खुद वीडियो के ऊपर। छत पर बड़ी बड़ी ईंट बिखरी पड़ी है। गली में हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। देखो भाई, देखो मेरे घर पहले छत पर बवाल मचा, इसके बाद पत्थरबाजी का दूसरा राउंड गली में शुरू हो गया। नीचे से पत्थरबाजों ने घर में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पूरे 2 घंटे तक पत्थरबाजी चलती रही। उपद्रवियों ने छत से लेकर गली तक जमकर उत्पात मचाया। इस बवाल में महिलाओं और छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मेरे घर में भी देखो पूरे, जिस घर पर पत्थरबाजी हो रही थी उसके हालात देखिए। बरामदा पत्थर से भरा है, घर के कमरों में ही सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी करने वाले भाईजान हैं
और जिनके ऊपर हमला हुआ है वो हिंदू हैं। आरोप है कि यहां सिर्फ पत्थर नहीं चले, लाठी डंडों से भी हमला हुआ। फायरिंग की भी बात आ रही है। इस पत्थरबाजी में किसी का सिर फूटा है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, किसी को अंदरूनी चोटें आई हैं। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी सड़क और घरों में बिखरे पत्थर, ईंटों को देखकर हैरान रह गई। सर आप सब लोग देख सकते हो, पूरे घर में ईंट कर दिया इसने। तेरे को लगी तो नहीं? मेरे पाँव में लगी है, हाथ में लगी। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां महिलाओं पर आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर बवाल मच गया। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है 4 से 5 युवक शराब के नशे में रोड पर बैठकर जुआ खेल रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रही महिलाओं पर उन्होंने अभद्र कमेंट किए। जब कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो गाली गलौज करने लगे। देखते देखते दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इसके बाद वे एक घर की छत पर चढ़कर पथराव करने लगे। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस दौरान फायरिंग भी हुई। करीब 2 घंटे तक पत्थरबाजी चलती रही। इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। मुस्लिम पक्ष ने उन लोगों को भी पकड़कर पीटा जो बवाल के वक्त मौजूद नहीं थे। बवाल की वजह से पूरे इलाके में कम्युनल टेंशन बढ़ गया है। हम तो खेत से आ रहे थे, हमको कोई पता नहीं है क्या मामला हुआ। जैसे हम खेत से आए गांव में घुसते ही भूरा मुल्ला के उसने 2 लड़कों ने हमको आके पकड़ लिया। बोलेगा हिंदू इनको पकड़ के मारो। हमने की बात क्या है भाई, बात तो बताओ। हिंदुओं को मारो, देख सकते सबको काट काट के घर में भरे बोल रहे थे वो, तो सबको काट काट के घर में भर दे हिंदुओं को। तो कितने लोग घायल हुए हैं? हम सर कम से कम 10 लोग घायल हैं। हम जहाँ से 4 लोग ही आ पाए हैं, 2 बाइकों से भाग के आए सर। तो किस चीज से हमला किया उन्होंने? सर उन पे तो डंडे, लाठी, ईंट, चाकू सब चीज थी उन पे सर। फायरिंग वगैरह भी हुई है? फायरिंग भी की है सर उन्होंने पल्लंग से। दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इगलास सीएचसी में भर्ती करवाया गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं मालूम थी, सब्जी लेने गया तो करवाने गए वहाँ पे कुछ लोगों ने। कितने लोग थे? 5-4। क्या कर दिया? पथराव कर दिया? पथराव करा। क्या नाम है आपका? ये देखो, मेरा नाम भूरा है। कितने लोग घायल हैं गाँव में? 3 लोग थे। तो किसी घर पे फायरिंग वो करिए, पथराव? दुकान पर कटिंग दुकान पर। 2 घंटे से जारी बवाल पुलिस के पहुंचने पर शांत हुआ। फिलहाल ज्वार गांव में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हर नारायण और कन्हैया लाल ने इरफान और उसके 8 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। थाना क्षेत्र इगलास के अंतर्गत ग्राम जवार में 2 पक्षों के मध्य विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना इगलास पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ कि 2 पक्षों के मध्य ताश खेलने को लेकर विवाद हुआ, फिर झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको फर्स्ट एड हेतु सीएचसी इगलास भेज दिया गया है। 10-12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने खुद से कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में सम्राट चौधरी को डबल चैलेंज किया गया। पटना से लेकर जमुई तक पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं। बिहार में फिर गोलियां चलने लगी हैं और फिर मौत पर हंगामा होने लगा है। जमुई में दिन दहाड़े अशोक को 6 गोली मार दी। पटना में नीट की छात्रा की मौत ने बवाल खड़ा कर दिया। जमुई में कातिल कौन है, पुलिस को अभी तक नहीं पता है। पटना में छात्रा की मौत की मिस्ट्री क्या है, ये पुलिस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। बिहार में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। जमुई में गोलियों के खाली कारतूस पड़े हैं। पास में एक मैगजीन भी पड़ी है। मृतक की छाती गोलियों से छलनी है। हेलमेट के विंडशील्ड पर भी गोलियों के निशान दिख रहे हैं। छाती में नहीं समझ में आ रहे हैं। सटवा में देखते हैं, सटवा में छेद है 2-3 को, देखो 1 छेद 2 छेद, वहाँ 4-3 को छेद है, 3 गोली मार। हाँ हेलमेट में देखो छेद। हाँ वो ना। अशोक को 1 या 2 नहीं 6 गोलियां मारी गई, जिससे ये साफ होता है कि या तो हत्यारों ने सुपारी ली थी या फिर अशोक की उनके साथ कोई बहुत पुरानी रंजिश थी। अशोक यादव सोमवार करीब शाम 4 बजे
जब कोर्ट से वापस लौट रहे थे तो जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और फिर अशोक यादव के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारकर फरार हो गए। एक व्यक्ति हैं अशोक यादव, पिता मिश्री यादव, गांव है गौहर नगर, थाना लछुआर। इनकी एक अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है और पुलिस को इनके बेटे से प्रारंभिक पूछताछ में कुछ शुरुआती क्लू मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अविलंब। साथ ही साथ घटनास्थल पर स्थानीय थाना अध्यक्ष, मैं, दोनों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे जमीन से जुड़ी एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अशोक के बेटे ने इसी विवाद को अपने पिता की हत्या की वजह बताया और आरोपियों के नाम भी पुलिस के सामने रख दिए। घटना, मेरे पिताजी सुबह गए थे कोर्ट, लौट रहे थे, उसके कारण उसी टाइम घटना हुआ था। क्या वजह मान रहे हैं, क्या है कहानी, कुछ है? दुश्मनी है। किनसे? कामेश्वर पासवान। क्या हुआ था? खेत का लड़ा है। 2022 में मेरा भैया को भी गोली मारा था, तो इलाज के दौरान मेरा भैया डेथ कर गए। उसके बाद आज पिताजी को फिर मारे। 2022 में लगा ट्रायल चल रहा है क्या कोर्ट में? कोर्ट में केस चल रहा है। अभी तक भी 2 अभियुक्त फरार चल रहा है। 2 गया था कस्टडी में, उसके बाद एगो बेल लेके आया, एगो अभी भी कस्टडी में है। यानी इसे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि गवाह को कुचलने की साजिश माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले साल 2022 में अशोक यादव के बेटे विकास कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में 4 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से एक जेल में है जबकि दूसरा जमानत पर है। बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और अब जब कोर्ट में यह केस ट्रायल में था तो गवाही होनी थी, उससे पहले ही गवाह को ही खत्म कर दिया गया। इसीलिए अब अशोक यादव के छोटे बेटे अपने भाई और पिता के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 3/5/2022 को गोली लगा था, 15/5/2022 को डेथ हो गया, मतलब पटना में इलाज के दौरान। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं, हमको न्याय चाहिए। इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का। पुलिस प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का। वहीं दूसरी ओर पटना में भी भारी बवाल मचा है, जहां एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और गांधी मैदान में करगिल चौक के पास शव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया, लेकिन परिजनों और पुलिस के बीच इस मामले को आत्महत्या और हत्या बताने को लेकर बड़ा बवाल हो गया और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने तो हॉस्टल के मालिक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और जानबूझकर अस्पताल में उसकी हत्या करने जैसे आरोप लगाए। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया है, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला है कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था, ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। मौके पर हालत को बिगड़ता देख पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा, जिसके बाद शव को एम्बुलेंस में डालकर मौके से हटाया गया। अब एक और जहां बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा की फोर्स अपराधियों के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन लगड़ा के तहत यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन हो रहा है। गोंडा से लेकर गाजियाबाद तक एनकाउंटर।
बिहार में जहां गवाह पर गोली चली तो यूपी के गोंडा में पुलिस ने बदमाशों पर सीधा एक्शन लिया। गोंडा में 25,000 का इनामी बदमाश दौलत खान पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस अपराधी दौलत खान की निशानदेही पर चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 40,000 नगद और चांदी की ज्वेलरी बरामद की। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि अपराधी दौलत खान पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत उत्तराखंड में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश जो 25,000 रुपए का इनामिया था, दौलत खान, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बदमाश के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर में, जनपद रामपुर में तथा उत्तराखंड राज्य में करीब 7 मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। गोंडा के साथ ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने लोनी के ट्रॉनिका सिटी इलाके में सुफियान हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को साथ लेकर जंगल में हथियार तलाशने पहुंची थी, लेकिन तभी अपराधियों ने वहां पहले से हथियार छुपा कर रखे थे, जिससे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए संदीप बसोया और दिव्यांशु उर्फ रॉकी को दोबारा दबोच लिया। अभियुक्त को घटनास्थल जैन कॉलोनी हर्रमपुर के जंगल में लाया गया तो इन अभियुक्त द्वारा वहां झाड़ियों में पहले से छुपा रखी लोडेड तमंचा से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। उन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब इन दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद इन्हें रिमांड पर लेकर सुफियान हत्याकांड से जुड़ी आगे की पूछताछ की जाएगी। लखनऊ के केजीएमयू के जिहादी डॉक्टर रमीज पर हर दिन नए खुलासे हुए हैं। इस बार नया खुलासा हुआ है कि जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था डॉक्टर रमीज। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शाहीन के भी संपर्क में था। केजीएमयू प्रशासन ने रमीज को बचाने की कोशिश की, ये आरोप लगाए हैं अपर्णा यादव ने। यूपी एसटीएफ केजीएमयू धर्मांतरण केस की जांच करेगी। क्या डॉक्टर रमीज डॉक्टर जाकिर नाइक के प्लान पर काम कर रहा था? क्या रमीज का दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन से संपर्क था? क्या डॉक्टर रमीज अस्पताल में मजहबी कार्यक्रम कराता था? रमीजुद्दीन ने जो भी किया है उसका अब हिसाब होगा। अब यूपी एसटीएफ रमीज और उसके धर्मांतरण गैंग की जांच करेगी। जांच केजीएमयू के रोल की भी होगी कि आखिर कैसे अस्पताल में धर्मांतरण का खेल इतने लंबे समय तक चलता रहा। खुद योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। रमीज सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट ही नहीं करता था, धर्मांतरण का ही सिंडिकेट नहीं चलाता था। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर रमीज को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक से काफी प्रभावित है। यही नहीं, ये भी सामने आया है कि डॉक्टर रमीज फरार रहने के दौरान पीएफआई से कानूनी मदद मांगी थी। अब ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन सईद से भी डॉक्टर रमीज संपर्क में था। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो फिर उसके आतंकी कनेक्शन की भी जांच होगी। इसके अलावा पता चला है कि डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण गैंग ने 2 दर्जन से अधिक हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। जिस केजीएमयू में भविष्य के डॉक्टर तैयार किए जाते थे, वहां डॉक्टर रमीज मजहबी तकरीरें कराता था। ये केजीएमयू की तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि पढ़ाई के संस्थान में मजहबी कार्यक्रम हुआ है। मौलानाओं को बुलाया गया। इसको लेकर भी अपर्णा यादव और बीजेपी के पदाधिकारी अभिजात मिश्रा ने विरोध किया था। लखनऊ पुलिस ने यूपी के पीलीभीत के काजी से पूछताछ की है। इसी काजी ने पिछले साल धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की एक हिंदू लड़की से शादी कराई थी। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है।
उसके माता पिता भी धर्मांतरण के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। केजीएमयू की लेडी डॉक्टर के आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी ने 7 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डीजीपी भावेश सिंह को सौंपी गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कल सीएम योगी को सौंपी। इस कमेटी ने अपनी जांच में डॉक्टर रमीज को महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी पाया है। आरोपी डॉक्टर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डॉक्टर की बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट सौंपने के बाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम से पूरे मामले को एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश की। देखिए, हर दिन बढ़ते दिन के साथ नई नई खुलासे कहिए या मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे या खबरें आ रही थी कि वो इस गैंग से मेंबर है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, केजीएमयू के बाहर भी उसकी जड़ें हैं। तो हम लोग के पास कोई स्टैट्यूटरी पावर तो है नहीं कि हम किसी को बुला लें, बाहर वाले को बात कर लें। तो इस वजह से देखा गया कि भाई ये लगना भी चाहिए कि हाँ, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट जांच चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ जो समिति में हमारे वरिष्ठ सदस्य थे, भावेश जी एक्स डीजी पुलिस थे, उनकी राय पे फिर उन्होंने बात किया था एसटीएफ के सीनियर अधिकारियों से। फिर ये तय किया गया कि इसकी जांच एसटीएफ करे और कल मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि अब जांच एसटीएफ कर रही है। मंगलवार को केजीएमयू प्रशासन ने हड़ताल की कॉल दी थी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद वीसी प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने डॉक्टरों से हड़ताल न करने की अपील की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों, कर्मचारी और मेडिकल छात्रों की संयुक्त समिति ने कहा कि पुलिस को वो आज तक का टाइम दे रहे हैं। पुलिस ने अगर आज अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो 14 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी के अलावा अभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। हमारे यहाँ शिक्षा कर्मचारियों, रेजिडेंटों सब में बड़ा रोष है उसको लेकर। कल निर्णय हुआ था कि आज से अगर तक नहीं होगी तो बहिष्कार किया जाएगा ओपीडी सेवाओं का। तो लेकिन वाइस चांसलर कल मुख्यमंत्री से मिल के जब आई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा सा धीरज रखिए। तो बहुत परसुएड करने पर वो सारे एसोसिएशन के लोग, वीसी मैडम बैठक में थी, हम भी थे, तो इस बात को राजी हुए कि 24 घंटे के लिए उस चीज़ को डिफर यानी कि स्थगित किया गया है। मतलब कि अगर कल सुबह 9 बजे हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, तब तक की कार्रवाई से पुलिस के हम लोग संतुष्ट हुए या बाकी एसोसिएशन वाले तो कोई बात नहीं तो अभी तो यही स्टैंड कायम है कि अगर उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार होगा, इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी और फिर दिन प्रतिदिन इसकी फिर सब लोग मीटिंग करके निर्णय लेते रहेंगे। केजीएमयू की कमेटी अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही है। वहीं अपर्णा यादव ने केजीएमयू के वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात का संज्ञान लिया और उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन भी किया। पूरी फाइल रिपोर्ट हमने उनको सबमिट करी है और उन्होंने जो 2-4 चीज़ें और भी मांगी हैं उसको भी हम कंबाइंड रूप से बना करके एक क्रोनोलॉजी ऑफ द जितने केस आए हैं हमारे पास केजीएमयू से रिलेटेड, धर्मांतरण से रिलेटेड, लव जिहाद से रिलेटेड, इवन महिला डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से वहां पे भद्दा व्यवहार हुआ है, वहां उस सारी चीज़ों का क्रोनोलॉजी बना करके, फाइल बना करके हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी करती हैं। मैं सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि महिला आयोग के पास वो लड़की जिसका धर्मांतरण के ही नाते ये केस हुआ, उस पे सेक्सुअल एट्रोसिटी हुई, उस पे फिजिकल एब्यूज हुआ और उसका सबसे पहली बात थी कि मेरा जबरन धर्मांतरण कराने का मुझे जो है हवाला दिया गया। मुझे जो है बार बार ये बोला गया कि मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टू अ डिफरेंट रिलीजन एंड आई डिड नॉट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। विशाखा कमेटी की केजीएमयू की हेड मुझसे तो बात की बात है, उन्होंने लिखित क्या, उन्होंने ऑन एयर ये बात बोली है विच इज अ वेरी वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि आपके पास लिखित में उस बच्ची ने दिया नहीं। केजीएमयू का पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही महिला डॉक्टर ने 17 दिसंबर को सुसाइड की कोशिश की थी। उसने डॉक्टर रमीज पर लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। राजधानी दिल्ली में ई कॉमर्स स्टोर के मालिक की दबंगई सामने आई। स्टोर के ओनर ने डिलीवरी बॉय की सरेआम बेइज्जती की, उसे मुर्गा बनाया और उसके साथ मारपीट की।
मुर्गा बनाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने स्टोर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। यह किसी क्लासरूम का वीडियो नहीं जहां कोई बच्चा मुर्गा बना हो, बल्कि ये ई कॉमर्स कंपनी का स्टोर है जहां एक कर्मचारी को मुर्गा बना दिया। हद पार तब हो गई जब कर्मचारी ने उठने की कोशिश की, तभी एक शख्स आया और उस पर दे दनादन थप्पड़ बरसा दिए। इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली यह तस्वीर राजधानी दिल्ली के कोंडली की है। डिलीवरी बॉय का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्टोर में रखा परफ्यूम यूज कर लिया था। यह बात स्टोर के मालिक को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सबके सामने डिलीवरी बॉय को मुर्गा बना दिया, फिर उसकी पिटाई की, उसके साथ बदतमीजी की और तो और परफ्यूम की बिलिंग भी डिलीवरी बॉय से कराई। सरेआम हुई बेइज्जती और मारपीट के खिलाफ कर्मचारी ने ई स्टोर के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में कैसे शादी के रिसेप्शन ने बवाल खड़ा कर दिया। क्यों अदनान अंसारी के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहजहांपुर में क्यों आधी रात को लव जिहाद के नारे लगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की शाहजहांपुर में क्यों थाने के बाहर लव जिहाद गूंजने लगा। चाहे वो परिधान वाला हो और चाहे वो निकाह कराए जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी FIR होगी। अगर बालिग है तो उसके विचार किया जाएगा और जो भी यहाँ पे दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, कार्ड बांटा गया, ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा जरूर जाएगा। ये शाहजहांपुर का वेलकम मैरिज लॉन है। यहाँ पर अदनान अंसारी और नीलम की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। अदनान मुस्लिम है, नीलम हिंदू है। ये खबर जैसे ही हिंदू संगठन के पास पहुंची, मैरिज हॉल में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को पहुंचना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि चलते रिसेप्शन पार्टी को रोकना पड़ा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अदनान और नीलम की शादी लव जिहाद है। इसी को छिपाने के लिए रिसेप्शन का फंक्शन बर्थडे पार्टी के नाम पर बुक किया गया। अदनान दिल्ली में बी फार्मा कर रहा है। नीलम एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करती है। दोनों ने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। जो निमंत्रण कार्ड छपवाए गए थे वो वलीमा के थे। कार्ड में लड़की का हिंदू नाम ही छपा था, लेकिन सरनेम अंसारी लिखा गया था। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं हिंदू संगठनों की मांग है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल रचा गया था। ऐसे में जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद घर लौट गए। कृपया धैर्य बनाए रखें, कोई भी किसी प्रकार का वायलेशन न करे, अपने अपने घर जाएं। सभी हिंदू संगठनों से, छोटे भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया ये सभी कार्यकर्ताओं को अपने पर जाने के लिए कहें। शाहजहांपुर में माहौल खराब ना हो, इसको लेकर इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर दीपा की मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए चैलेंज बन गई है। 30 मिनट के अंदर दीपा के साथ क्या हुआ, दीपा के कत्ल के पीछे कौन है और पुलिस का इसको लेकर अब तक क्या दावा है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में इसी कार के नीचे से दीपा की डेड बॉडी मिली थी। वो दीपा जो 2 भाइयों का अकेला सहारा थी। वो दीपा जिसे रविवार रात को मौत के घाट उतार दिया गया। दीपा ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन पर उतरी, लेकिन वहां से अपने घर नहीं पहुंच सकी। रविवार शाम को दीपा अपने ऑफिस से निकली। ऑफिस से निकलने के बाद वो ग्रेटर नोएडा मेट्रो पर पहुंची और डेल्टा मेट्रो स्टेशन जो कि मेरे पीछे है, यहां से वो मेट्रो से बाहर निकली
और बाहर निकलने के बाद अपने घर जाने के लिए, यानी कि सेक्टर बीटा 2 जो कि यहाँ से पास में पड़ता है, दीपा ने यहाँ से कोई टैक्सी हायर की, बाइक हायर की, या फिर दीपा का कोई जानने वाला उसको यहाँ से पिक करके बीटा 2 पहुंचा जहां पर वो किराए पर रहती थी। और घर से बेहद चंद कदमों पर लाश मिलती है दीपा की। मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद बीटा 2 पहुंचने में कितना समय लगता है? अभी 1:52 का समय हो रहा है। हम मेट्रो स्टेशन से अपनी गाड़ी से बीटा 2 पहुंच रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिरकार दीपा जब यहां से निकली होगी तो अपने घर, अपने सेक्टर पहुंचने में दीपा को कितना समय लगा होगा। हमारे सहयोगी ने इस दूरी की जांच की तो ये सामने आया कि दीपा को 30 मिनट के अंदर ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन से बीटा 2 पहुंच जाना चाहिए था। दीपा पहुंची तो सही, लेकिन जिंदा नहीं। तक दीपा की तरह डेल्टा मेट्रो स्टेशन से हमने भी अपना सफर शुरू किया। 1:52 पर हम डेल्टा मेट्रो स्टेशन से निकले अपनी गाड़ी से और अभी 2:04 का वक्त हो रहा है, यानी कि 12-13 मिनट में मात्र हम डेल्टा मेट्रो स्टेशन से बीटा 2 में जहां पर दीपा का घर था, घर से चंद कदमों की दूरी पर जहां पर डेड बॉडी मिली थी, यानी कि पार्क के पास, इस गाड़ी के पास जहां बॉडी मिली थी, वहां पर हम 12 से 13 मिनट में पहुंच गए। घर से चंद कदमों की दूरी पर रात के अंधेरे में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी कार के पास दीपा को मारकर फेंक दिया गया। बीटा 2 सेक्टर जो है ग्रेटर नोएडा का, उसका ये पार्क है। पार्क के पास ये जो गाड़ी है, इसी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी और गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, यानी कि जो पार्क की बाउंड्री है, बाउंड्री से सटी हुई यहाँ पर दीपा की लाश पड़ी हुई थी। इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही लोगों ने देखा कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, परिवार को जानकारी मिली, दीपा के भाई मौके पर आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपा के शव को गाड़ी के नीचे छिपाने की कोशिश की गई और इस पूरी वारदात को इस तरह से प्लान किया गया जिससे ये मामला लूट का दिखाई दे। सब सामान वैसे पड़ा और उसको जबरदस्ती गाड़ी के नीचे घुसाने की कोशिश करी गई है, जिसमें वो पूरी मिट्टी में लस्त हो चुकी है और साथ में उसको इतनी गंदी तरीके से घसीटा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रखा है, यहाँ निशान पड़े हैं जैसे किसी ने मारा हो, जोर से छीना झपटी हुई है। लेकिन उसका पर्स वर्स सब कुछ, उसमें सब कुछ मिला है, पैसे वैसे सब कुछ है वहाँ पे, बस उसका फोन छीन के ले जाया गया है, बाकी उसका सब सामान वैसे पड़ा। यानी कोई तो ऐसा है जिसको दीपा की हर खबर पता थी कि वो कितने बजे मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है, किस रूट से अपने घर पहुंचती है, कितने देर तक पैदल चलती है। ऐसे में या तो दीपा का पीछा हुआ या फिर कातिल को यह खबर थी कि दीपा इसी रास्ते से गुजरेगी और इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं होगा। दीपा ने आखिरी बार अपनी बुआ से बात की थी, जिन्होंने बताया कि बात करने के दौरान उसने किसी को कोई पेमेंट भी की थी। शाम को मैंने 8:15 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा नई साल से बच्चों से बात नहीं हुई है, जी अपना बहन भाई कमा खा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भतीजी को फ़ोन मिला तो ये ड्यूटी से जॉब करके निकली। इसने फ़ोन ऑन करा तो कहने लगी बुआ मैंने अभी फ़ोन ऑन ही करा, मैंने नेट भी चालू नहीं करा, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो कहने लगी ठीक है बुआ, अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, आप भी खाना पीना खाओ। क्या बताया वो कहाँ थी उस टाइम 8:15 साढ़े 8 बजे? ये बस इसने किसी को पेमेंट किया है, इसने जब फोन पे बात हुई तो कहने लगी भैया पेमेंट हो गया, इसने इतना बोला है और कहने लगी ठीक है बुआ मैं घर पहुंचने वाली हूँ, आप भी खाना खाओ। दीपा ग्रेटर नोएडा में अपने भाई के साथ किराए के मकान पे रहती थी। वो अपनी जॉब पर गई थी लेकिन वापस अपने घर नहीं लौट सकी। सुबह तो चली गई वो आराम से, रात में सोचा कि चलो वो ड्यूटी कर रही है अभी, 9:30 बजे तक उनके भाई ने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन लगा के बात की कि भाई मैं बैठ रही हूँ मेट्रो में। उनकी बुआ से भी बात की तो वो बुआ ने भी बोला कि चलो बुआ मैं घर पहुँच के बात करती हूँ, तो उनकी बुआ ने बोला ठीक है, तो वो बैठ गई। फिर उसके बाद से वो मेट्रो 51 से तो बैठ के आ गई यहाँ तक, डेल्टा से नहीं पता चला उन्हें। दीपा का मर्डर लूटपाट से ज्यादा एक प्लान्ड मर्डर नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि जिसने भी दीपा का मर्डर किया वो उसको बहुत अच्छे से जानता था, तभी पुलिस इसके लूट या डकैती नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम बता रही है। जहां पर ये बॉडी मिली थी, इस जगह से लेकर अगर हम आपको घर दिखाएं, बेहद कदमों पर 10 से 15 कदम के दूरी पर वो घर है जहां पर रेंट पर दीपा रहा करती थी। अब आप सोचिए कि मेट्रो से निकलने के बाद अपने सेक्टर तक दीपा पहुंच जाती है और सेक्टर में पहुंचने के बाद मात्र 10 से 15 कदम पर इस घर के अंदर वो किराए पर रहती थी।
तो घर के इतना नजदीक आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस इसको एक तरफा मोहब्बत बता रही है। पुलिस को शक है कि दीपा का मर्डर एक तरफा इश्क में हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसका खुलासा जल्द ही होगा। हालांकि दीपा के घर वाले पुलिस की थ्योरी को नकार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस की इस थ्योरी पर पूरी तरह से यकीन नहीं है और उनका दावा है कि दीपा की हत्या की वजह कुछ और ही है। दिल्ली में एक जिम पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की जिम्मेदारी रणदीप मलिक नाम के एक शख्स ने ली है, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताता है। पूरी वारदात की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद देखिए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली में कल देर रात को पश्चिमी हार इलाके के एक जिम पर फायरिंग की गई है। आरके फिटनेस जिम है ये, रौनक खत्री का, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं और काफी मशहूर हैं, उनकी जिम पर फायरिंग कल देर रात को की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, ये फायरिंग की है। एक गोली हवा में चलाई है और एक गोली यहाँ आपको सामने शीशे पे भी नजर आ रही होगी। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक व्यक्ति है रणदीप मलिक, उसका ये पोस्ट वायरल हो रहा है। उसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है कि आरके फिटनेस के जो मालिक है रोहित खत्री, दरअसल वो फोन नहीं उठा रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे कॉल का, जिसके चलते उनके जिम पर फायरिंग की गई है। पोस्ट में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है और ये भी लिखा गया है कि अगर आगे फोन नहीं उठाया तो गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अन्य गैंगस्टर्स का भी जिक्र कर रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूरी मार्किंग की गई है। लाइव कार्टिलेज यहाँ पर गोली मिली थी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी तलाशी ले रही है।